Hello students, let's discuss this question asked in NEET 2018 examination, and even after looking at the solution, any doubt persists in your mind, please ask it in the comment section. Now let's go through the question first. Look at the question very carefully. An electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field E. Now the direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. Now the time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton is, now the four options is smaller, is 5 times greater, is equal, is 10 times greater. Now see, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसे रेस्ट से यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की सिचुएशन को समझेंगे। हमारा अप्रोच क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दी गई है, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक सिचुएशन होती है और उस फिज़िकल सिचुएशंस को फिर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। और जो भी हमारा नॉलेज उस टॉपिक का है, जिस टॉपिक से सवाल पूछा गया है, उस नॉलेज को वहाँ लगा के और मैथमेटिकल फॉर्म में ही हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग बेस्ड होते हैं, वहाँ बहुत मैथमेटिक्स नहीं लगती है, रीजनिंग से भी काम हो जाता है। बट इफ़ यू विल अप्लाई, मैथमेटिक्स इज सो वर्सेटाइल, यू कैन अप्लाई इवन इन केस ऑफ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। सो नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन के मीनिंग को समझते हैं। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसे रेस्ट से, जो रेस्ट से गिर रहा है वर्टिकल डिस्टेंस h, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है h डिस्टेंस, और जाने का कारण क्या है, यूनिफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसी के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन नीचे को गिर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नाउ रिवर्स्ड, और कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को अब रिवर्स कर दिया जाए, यानी वर्टिकली अपवर्ड से वर्टिकली डाउनवर्ड कर दिया जाए, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, और उसके मैग्नीट्यूड को ना बदलें, वो वैसा ही रहेगा। देन अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, और उसके बाद एक प्रोटॉन को, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदलने के बाद एक प्रोटॉन को यदि रेस्ट से गिराया जाए और सेम वर्टिकल डिस्टेंस h डाउनवर्ड गिराया जाए, तो आगे पूछा जा रहा है प्रश्न में, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज़ व्हाट। अब कंपेयर करना है क्या हमें कि इलेक्ट्रॉन की जितनी देर में गिरेगा उस टाइम को प्रोटॉन जितनी देर में गिरेगा उस टाइम से कंपेयर करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम सिचुएशन को एक फिगर बना के समझें तो देख सकते हैं कि माना कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। अब इस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। ये एरोज वर्टिकली अपवर्ड हैं, इनसे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। और यहाँ पर इस रीजन में एक इलेक्ट्रॉन को हम E माइनस से डिनोट कर रहे हैं, रेस्ट से छोड़ा जा रहा है, ये खास बात है, यानी U इनिशियल वेलोसिटी यहाँ ज़ीरो है, और वो जब आप छोड़ेंगे तो वो नीचे को ही गिरेगा। क्यों नीचे को गिरेगा, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज पे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन पे वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है।
अब इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में यदि ये इलेक्ट्रॉन कुछ h डिस्टेंस नीचे तक आता है, वर्टिकल डिस्टेंस को h लिख लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन है और कुछ टाइम मानते हैं इसको t1 लगता है नीचे आने में। इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए और वर्टिकली डाउनवर्ड कर दिया जाए, इसके बाद एक प्रोटॉन को जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और मैग्नीट्यूड चार्ज का उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे हो, अगर इसे हम फ्रीली छोड़ दें तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिव चार्ज, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ई का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही है, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, जैसा ही क्वेश्चन में लिखा है। इसके बाद जब प्रोटॉन नीचे को गिरेगा सेम हाइट h तक, प्रश्न में दिया है सेम हाइट h तक, तो इस हाइट को भी हम h मान लेते हैं। तो जो समय लगेगा प्रोटॉन को h हाइट नीचे तक आने में उसको हम t2 मान लेते हैं और t1 और t2 को कंपेयर करना है, यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो पिक्टोरियली हमने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाएंगे, अप्रोच क्या होगा देखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं t2 इज़ टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटॉन, that is E plus, and T1 is time of fall for electron, that is E minus। अब यदि हम देखें तो टाइम ऑफ फॉल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें यह देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और दोनों पे फोर्स कांस्टेंट है। ज़रा देख लेते हैं फोर्स कितना लगेगा दोनों पे। आप देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा F, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा। माइनस यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, तो माइनस नहीं लिखते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू एक्सप्रेशन होता है कूलाम फोर्स का। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल E और स्मॉल e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन वो भी उतना ही होगा, क्योंकि चार्ज प्रोटॉन पे भी उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन पे था और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन के केस में था। तो दोनों ही पार्टिकल्स बराबर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो अब हम सबसे पहले न्यूटन्स लॉ लगाएंगे और लगा के एक्सेलरेशन निकालेंगे दोनों पार्टिकल्स का। अब आप क्वेश्चन की वर्सेटैलिटी को यहाँ देख सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ भी अप्लाई हो रहा है। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट भी है, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, सारी चीज़ें लगी हैं। ये एक अच्छा सवाल है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स second law, Newton's second law is what? F is equal to ma. So according to Newton's second law, for electron एक्सप्रेशन लिखेंगे फोर्स का, तो F is equal to mass of electron into acceleration produced in electron. me is representing mass of electron, ae is representing acceleration gained by electron. Now this force F is equal to E multiplied by E, electric field का magnitude multiplied by electronic charge. Now this is equal to meae. From here we can get acceleration produced in the electron ae, that is E multiplied by small e divided by mass of electron me. With this similar approach, similarly for proton, the
expression for acceleration AP, acceleration of proton, will be equal to E multiplied by E, because the same force is experienced by proton also, divided by mass of proton according to same Newton's law. So now we got the expression for accelerations produced in electron and proton. Now let us see how to find out the time of fall. For this we need to apply the equation of kinematics, because h is given to us, u is given to us, that is 0 initial velocity. Time t1 and t2 we have already assumed for electron and proton respectively. So now use the equation of kinematics, S is equal to ut plus half at square. Now using this equation, for electron, what will be the equation? S, in place of S we will substitute minus h. Now why minus h? Because the electron is falling vertically downward, and this equation that we are using, the equation of kinematics, is in fact a vector equation. You see, S is displacement, which is a vector, u initial velocity is velocity, which is a vector quantity, and acceleration is also a vector quantity, only time is the scalar quantity here. And as per Cartesian coordinate system, what I prefer to take, all upward pointing vectors with positive sign, all downward pointing vectors with negative sign, and all rightward pointing positive, leftward pointing negative. जब हम इस कन्वेंशन को फिक्स कर लेते हैं तो काइनेमेटिक्स के किसी भी सवाल में, वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो या कोई भी सवाल हो, वहाँ पे इन जो इक्वेशंस के, काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशंस हैं, इसमें वेक्टर क्वांटिटीज़ के डायरेक्शन को लेके कोई डाउट नहीं होता है, नहीं तो एक प्लस और माइनस की गलती से पूरा सवाल गलत हो सकता है। तो यहाँ एस वेक्टर की जगह जो हम वैल्यू रखेंगे वो माइनस एच, क्योंकि हमारे एजम्पशन में डाउनवर्ड पॉइंटिंग वेक्टर को हम नेगेटिव साइन के साथ ले रहे हैं। तो इन प्लेस ऑफ एस वी विल पुट माइनस एच, दैट इज इक्वल टू यू इज 0 ऑलरेडी, 0 into t1, because we are writing for electron, we have already assumed t1 as time of fall for electron. Now plus half, a की जगह हम लिखेंगे ae, और ये जो ae होगा, ध्यान देंगे इस पे भी हम माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इट इज़ फॉलिंग डाउनवर्ड। सो अगेन डाउनवर्ड वेक्टर है a, तो नेगेटिव साइन लेंगे एज पर कन्वेंशन, इंटू t1 स्क्वायर। अब ये हमारा इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हुआ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस एच इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई t1 बिकम 0, what we left with is minus half ae t1 square. Minus minus cancel out each other. Now t1 comes out to be 2h divided by ae. Now ae from this equation we will put the value of ae here. So t1 will become 2h divided by e small e divided by me. अब ये me न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो t1 का एक्सप्रेशन जो होगा ये हो जाएगा 2h me divided by capital E multiplied by small e. Now this is the expression for time of fall of electron. With this similar approach, सेम अप्रोच हम फॉलो करें तो हम टाइम ऑफ फॉल प्रोटॉन के लिए निकाल सकते हैं। तो फॉर प्रोटॉन what will we get? T2 is equal to 2h because height is same, me instead of me here we will write mp mass of proton and capital E multiplied by small e, because electric field is same,
charge on the proton is same, H is same, only the mass will become mp, mass of proton. Now let's come to the final last part of the question, that we have to compare T1 and T2. So compare T1 and T2. T1 और T2 को कैसे कंपेयर करेंगे? जब भी हमें दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना हो तो हम उन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशियो लेते हैं, और किससे किसको कंपेयर करना है ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करना है टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन के साथ, यानी T1 डिवाइडेड बाई T2। इससे क्या है कि हम न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी को डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। नाउ सी T1 अपॉन T2 इज व्हाट, 2H Me डिवाइडेड बाई E स्मॉल e divided by T2, that is 2H MP divided by this. Now what will be the next step? डिवीज़न के साइन को जब हम हटाएंगे यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे और रेशियो का रेसिप्रोकल कर देते हैं, this upon 2H MP. Now see, E multiplied by E will cancel out each other, 2H and 2H will cancel out each other, so the ratio becomes Me divided by MP. So T1 upon T2 comes out to be mass of electron divided by mass of proton. Now here you can see Me is less than MP, mass of electron is less than mass of proton. This is the fact. See, look at the beauty of the question. This factual information must be known to the student. Mass of electron, and it's a simple information, everybody knows this. इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम होता है। तो अगर हम ये जानते हैं तो राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इक्वलिटी का साइन होल्ड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर का, तभी ये इक्वलिटी का साइन होल्ड करेगा। सो लुकिंग दैट वे, इफ Me is less than MP, this implies T1 is less than T2. Now this will give us the answer to the question, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के टाइम ऑफ फ्लाइट से छोटा है, कम है। Now let's come to the options given in the question. First option, look at the question, last line of the question, the time of fall of the electron in comparison to time of fall of the proton, यानी T1 को T2 से कंपेयर करें तो T1 स्मॉलर होगा, बिल्कुल होगा, हमने अभी अभी वर्कआउट किया एंड वी सॉ दैट T1 इज लेस देन T2, या T1 5 टाइम्स ग्रेटर होगा, या T1 बराबर होगा T2 के, या T1 10 टाइम्स ग्रेटर होगा T2 के। तो इन सभी ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। सो व्हाट विल बी द आंसर? So answer is first option, that is smaller. So students, that's all with this question. किसी को कोई डाउट हो इस सोल्यूशन में, किसी भी स्टेप पे डिस्कशन में कहीं भी कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I will reply to your doubts. Thank you, and I will come with the next question in the next video.